मैं करूँ सर? प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते सर। बैठे प्लीज। थैंक यू मैम। आप अपना परिचय दीजिए। मैम मैंने ग्रेजुएशन 2016 में की। उसके बाद 2017 से 19 तक एमए इतिहास किया, मध्यकालीन विशेषज्ञता के साथ। 2022 से मैं पीएचडी में कार्यरत हूँ, जिसमें मेरा जो टॉपिक है वो है हरियाणा की लोक आस्थाओं का ऐतिहासिक अध्ययन, जिसमें विशेषकर दो फोकलिटीज पर मैं काम कर रहा हूँ। एक गोगा जी महाराज जो राजस्थान से इनका उद्यम माना जाता है, दूसरी हरियाणा के ग्राम देवता है दादा खेड़ा। दोनों का काम। आपने इतने विषय में इतिहास ही क्यों सब्जेक्ट चुना? मैम ग्रेजुएशन मेरी इंजीनियरिंग से है, अच्छा। और उसके बाद से जैसे जिस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरे अंदर हमेशा से रहता था कि सामाजिक घटनाएं कैसे चेंज हो रही हैं, क्यों मानव जंगलों से निकलकर कंदमूल खाता हुआ आज सभ्य है और इस मॉडर्न आधुनिक शहरों में बसा हुआ है। तो इन प्रक्रियाओं को समझने की मेरे अंदर हमेशा से जिज्ञासा रहती थी, और इसीलिए मैंने इतिहास को अपने विषय के रूप में आगे चला। आपकी जिज्ञासा का समाज को क्या फायदा होगा? सर, जिज्ञासा का समाज को फायदा, मैं उस जिज्ञासा से आज रिसर्च कर रहा हूँ इतिहास में, और उस इतिहास से मैं जिस वस्तुपरक इतिहास की लेखन डॉक्यूमेंटिफाई करूंगा, मैं मानता हूँ शायद वो समाज में कहीं ना कहीं लोगों की उन ट्रेडिशंस को, उन परंपराओं को जो ओरल हिस्ट्री के थ्रू ही जानी जा सकती हैं, जिस तरह से आपने रिसर्च का विषय बताया, जी दादा खेड़ा, जी सर। आप वैज्ञानिक युग में क्या प्रासंगिकता मानते हैं इनकी? सर, वैज्ञानिक युग के साथ साथ जो आदमी का विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो बना हुआ है। आज भी विज्ञान ईश्वर को ना तो नकार पाया है और ना ही उसको एक्सेप्ट कर पाया है। तो ईश्वर जो आदमी के बिलीफ हैं वो आज तक चलते आ रहे हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि सर, जो लोग वर्तमान में भी उन विश्वासों पर खड़े हैं, तो मैं उसको अध्ययन करना चाहता हूं कि ऐसा क्या है उन विश्वासों में जो आज भी वो इनको मानते आ रहे हैं। अभी आप इतिहास में पुरातन काल में यदि देखें यस सर। तो गुप्त काल को कोई दो कमियां बताइए गुप्त काल की। सर, एक विकेंद्रीकरण, दूसरा आर्थिक पतन, कुछ इतिहासकारों के द्वारा ऐसा मानते हैं। विकेंद्रीकरण गलत बात है सर, विकेंद्रीकरण अगर एक प्रकार से मॉडर्न उसमें देखें तो राष्ट्र के लिए विकेंद्रीकरण एक गलत बात है, लेकिन उस तात्कालिक घटनाओं में विकेंद्रीकरण जो है गलत के साथ साथ वो अच्छा भी था, क्योंकि नए नए जो क्षेत्रीय राजतंत्र उदय थे, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं उनके काल में घटे जिससे विकास हुआ, जैसे क्षेत्रीय कलाओं का विकास उस टाइम पे होता है। ठीक ठीक सर। आप जैसे पुष्यमित्र शुंग है जी उन्होंने बौद्ध धर्म का काफी विरोध किया। जी सर। तो क्या वो बुद्ध धर्म के लिए अच्छा था या नहीं, कैसे मानते हैं आप उसको? सर, जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें ही वर्णन है कि उन्होंने बौद्ध मठों को तोड़ा था बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन सर, दूसरा जो इतिहासकारों का वर्ग है वो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जो सांची का स्तूप है उसकी जो रेलिंग को बनाने का, तोरण दीवारों का काम करने का काम वो पुष्यमित्र शुंग ही कर रहे हैं। तो कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि उन्होंने इतने बड़े स्केल पर बौद्ध धर्म का विरोध किया, या एक प्रकार से उसकी मान्यताएं। बौद्ध धर्म विदेशों तक फैल गया, जी जैन धर्म नहीं फैल पाया। जी सर। कारण? सर, बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग अपनाना सबसे बड़ा कारण है। जैन धर्म के अंदर कठोरता ज्यादा थी, वो अहिंसा के प्रति है या फिर अपरिग्रह के प्रति है या श्रमण व्यवस्था है, उसमें कठोरता ज्यादा थी। दूसरा सर, संरक्षण की भी कमी थी। बौद्ध धर्म को ऐसे राजाओं का संरक्षण मिला जैसे अशोक महान है, अभी कनिष्क हैं। मध्यकाल से बात जी सर। जो मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक है, जी सर। वो कोई कठोर नीति नहीं अपनाते हैं, जी तो भी उनके राज्य में काफी धन धान्य भरा हुआ है। उन्होंने क्या ऐसी नीतियां अपनाई कि वो राज्य खुशहाल हो गया? सर, मोहम्मद तुगलक के टाइम से ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी कि उन्होंने उलेमाओं का विरोध किया था।
तो फिरोज तुगलक को देखते हैं कि भी जो उलेमा जो धार्मिक विद्वान हो खासतौर पर मोहम्मद तुगलक के विरोध में, तो उन्होंने उनकी डेथ के बाद क्या किया कि उन उलेमाओं को संरक्षण दे दिया। एक पहला जो काम उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने आम लोगों के लिए राहतें दी, जैसे जितने भी जो तकावी ऋण दे रखे थे उनको माफ कर दिया, जितनी भी जो मदद मास दे रखी थी उनको वंशानुगत कर दिया। जैसे सैन्य व्यवस्था में अगर किसी का पूर्वज काम कर रहा है तो उनकी जगह पे उसके बेटों को जगह दे दी। तो एक प्रकार से उसने जनता से संवाद स्थापित किया। और वही उसके लिए सैयद वंश के कोई दो शासकों थे। एक खिजर खां, एक मुबारक शाह। खिजर खां अपने समय में उसने कुछ अच्छे काम किए होंगे। वो हरियाणा से किस प्रकार कनेक्टेड है? सॉरी सर, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ। कर- सर खिजर खां तैमूर लंग जो है उनको नियुक्त करके गए थे। और उस टाइम पे जो हरियाणा का जो पूरा इलाका है वो तैमूर लंग ने उनको शायद इक्तेदार हरियाणा का बनाया था, पर शायद। जी सर। तैमूर लंग विदेशी आक्रमणकारी। जी सर। उसी समय चंगेज खां भी। जी सर। तो चंगेज खां भारत आए थे। जी सर, चंगेज खां भारत नहीं आए। चंगेज खां सिंधु नदी के तट तक आए थे। जलालुद्दीन मकबरनी जो थे ईरान के जो शासक के बेटे थे, उनका पीछा करते हुए आए थे इल्तुतमिश के काल में सर। लेकिन उन्होंने, जैसे जलालुद्दीन मकबरनी ने अपना राजदूत इल्तुतमिश को भेजा कि मुझे शरण दी जाए, लेकिन इल्तुतमिश ने यह कहकर उसको उसका वध कर दिया कि आप हिंदुस्तान की जो आबो हवा है वो आपके लिए बेहतर नहीं है। तो उसके बाद कुछ दिन बाद जो है वो इल्तुतमिश के वारिस बनाया गया रजिया सुल्तान। जी सर। तो क्या उसके जो बेटे थे, जो उस समय परंपरा थी कि पितृसत्ता वाली, जी। तो उसके बेटे लायक नहीं थे? सर इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा था वो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था, नासिरुद्दीन महमूद। उसके जो अन्य बेटे थे वो लायक नहीं थे, क्योंकि इल्तुतमिश खुद लिखता है, बताता है, बर्नी और मिन्हाजुद्दीन सिराज इसका वर्णन करते हैं कि मेरे पुत्रों में वो योग्यता नहीं जो मेरी बेटी में है। क्योंकि जब वो ग्वालियर अभियान पर जाता है तो आप कैसे देखते हैं इस बात को कि उस समय दिल्ली के सरदारों को ये बात पसंद नहीं आई थी कि कोई महिला राज्य करे? जी सर, निश्चित तौर पर दिल्ली के सरदारों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने उसका विरोध भी किया। जो बठिंडा के इक्तेदार थे, अल्तुनिया, उसके साथ किसलू खां, जितने भी बदायूं के इक्तेदार, उन्होंने विरोध किया। रजिया को दिल्ली की जनता ने चुना था सर। क्या रजिया का भी कुछ इतिहास हरियाणा से जुड़ा है? जी सर, रजिया की जो मृत्यु है वो कैथल में होती है। डाकुओं द्वारा, ऐसा अनुमान है इतिहासकार, या तो वो मंडार राजपूत थे या वो कैथल के जाट थे, जिन्होंने जो है रजिया की हत्या की, जिस टाइम रजिया दिल्ली की तरफ आ रही थी अल्तुनिया के साथ। शेरशाह सूरी मार्ग जी जो शेरशाह ने बनवाया जी था, वो कहाँ से कहाँ तक है अभी? सिरसा सूरी मार्ग सर अभी सर अभी अभी सर वो कलकत्ता से लेकर के और भारत में जो अमृतसर तक हम उसको मान सकते हैं सर, बाघा बॉर्डर तक। अदरवाइज वो उस टाइम पे सोनार गांव से पेशावर तक जाता था सर। सोनार गांव से पेशावर तक। अच्छा, अभी आप बोर्ड पे अपना कोई जो फेवरेट टॉपिक है जी वो हमें पढ़ा देते हैं। थैंक यू सर। बोर्ड को मैं एज ए स्टूडेंट ट्रीट कर सकता ठीक है, अब जैसे करना हो करिए। हूँ। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की, मुगल साम्राज्य की एक इस्पाती ढांचा हम इसको बोल सकते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर आता है। उसको समय नहीं मिलता, सिर्फ 4 साल का समय था। उसके बाद हुमायूं भी लगातार निर्वासित रहा। तो अकबर ने सबसे पहली बार 1575 में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया। अब 1575 में जब अकबर मनसबदारी व्यवस्था को लागू करता है तो इसकी 3 मेन चीजें थी। एक तो क्या था, योग्यता आधारित थी। योग्यता मतलब जो योग्य लोग थे उनको जो है स्थान दिया गया। दूसरा क्या, सम्राट के प्रति निष्ठा, सम्राट के प्रति निष्ठा। तीसरा जो है एक स्थायी सैन्य सेवा, स्थायी सैन्य सेवा, स्थायी सैन्य सेवा। मनसबदारी में अब बात करते हैं कि किस प्रकार से मनसब थी, संरचना उसकी कैसी थी। ठीक है, आप इसे मिटा दीजिए। जी और हमें जो है भारत में 1942 से लेकर के 1946 तक जो अंग्रेजों द्वारा प्रयास किए गए उन प्रयासों को बताइए। जी सर।
तो अब हम पढ़ेंगे 1942 से 1946 तक भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से बदल रही थी। 1942 से 1946 तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था। 1942 का काल है जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर है। अब यहां पर जो मित्र राष्ट्र हैं जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका, फ्रांस, ये लोग लड़ाई को लगातार पिछड़ रहे हैं। आप बैठ जाइए। ठीक। नहीं रहने दो, छोड़ दीजिए। थैंक यू सर। बैठिए। आपने पढ़ा है द्वितीय विश्व युद्ध। Yes. 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ Yes, था, sir. उसे नेतृत्व की विफलता माने या फिर उस वक्त की जरूरत? मैम उस समय की जरूरत थी क्योंकि 1947 में रक्तपात जो इतना दंगे इतने फैल चुके थे और ब्रिटिशर्स भारत से भागने की तैयारी कर रहे थे। वो किसी भी प्रकार से भारत को छोड़ना उनकी मजबूरी बन गई थी, तो उन्होंने आनन फानन में जो है देश का विभाजन करना जरूरी समझा। और भारत में भी ऐसे हालात बन चुके थे क्योंकि पाकिस्तान में जो मांग कर रही थी मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, वो किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे तो क्या घोषित ये कर हम दिया मान था। सकते हैं कि पुराने जितने भी आंदोलन स्वतंत्रता के लिए होते आ रहे थे उसमें नेतृत्व की ढील थी कि इसलिए विभाजन का सामना करना पड़ा? मैम नेतृत्व की ढील ये एक पूरा लंबा प्रोसेस रहा था क्योंकि जब उदारवाद के बाद जब मुस्लिम लीग की जो मांगे थी वो मान ली गई थी, जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता 1916 में होता है, तो उस टाइम कुछ नेता ये आवाज भी उठाते हैं कि गांधी जी को ये नहीं मानना चाहिए था कि जो मुस्लिम लीग का जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं वहीं से ये चीजें शुरू हो चुकी थी कि वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और उसके बाद कराची अधिवेशन के बाद तो मुस्लिम लीग ने खुले से घोषित कर दिया कि पाकिस्तान हमें अलग से देश चाहिए। बौद्ध धर्म में एक शिक्षा है अहिंसा। जी। तो अहिंसा सिर्फ नैतिक मानक है या उस वक्त आर्थिक जरूरत भी थी? मैम उस वक्त आर्थिक जरूरत भी थी नैतिक मानने का, क्योंकि जो सनातन जो हमारी वैदिक व्यवस्था थी उसमें यज्ञों का कर्मकांडों का बढ़ चढ़ के जो है प्रचलन हो रहा था। उसमें क्या था कि पशुओं की बलि दी जाती थी। तो पशु बैल जब खेती का एरिया बढ़ रहा है क्योंकि हम सरस्वती घाटी से मध्य गंगा घाटी में लोहे की खोज हो चुकी है, तो ज्यादा ज्यादा कृषि यंत्र आ चुके हैं, तो अब वो समय की मांग थी कि ज्यादा ज्यादा बैलों को बचाया जाए ताकि खेती बढ़े। वो इसलिए वो नैतिक के साथ साथ आर्थिक पहलुओं से भी जुड़ी हुई। अलाउद्दीन खिलजी जी। और अकबर के बीच में शेरशाह सूरी को सेतु के रूप में देखा जाता जी। है। आप अलाउद्दीन खिलजी और अकबर की जो प्रशासन है उसमें कुछ समानताएं देखते हैं? जी मैम, अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत प्रणाली शुरू की थी, पहली बार दिल्ली सल्तनत में माप के आधार पर राजस्व व्यवस्था शुरू की थी। अकबर भी वही माप के आधार पर जो दहसाला आईने दहसाला जिसको बोलते हैं। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रथा जो सैन्य व्यवस्था से जुड़ी हुई थी कि घोड़े को दाग लगाया जाएगा और उसको हुलिया नाम किया जाएगा। थोड़ा सा रुकना चाहिए। जितने भी दार्शनिक हैं जी सर। वो बड़ा साधारण रहते हैं और बहुत धीमा बोलते हैं, आपने देखा होगा। जी सर। इसका क्या कारण है? सर दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए, तो शायद वो समाज को सुन के ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और अपना जो है वो कम बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोई ऐसे दार्शनिक का उदाहरण देंगे जो ऐसा करते हो आपकी नजर में? सर जैसे महात्मा बुद्ध थे, बहुत ही मतलब महावीर स्वामी थे, वो जब जरूरत होती तभी बोलते थे, अदरवाइज वो सुनने में ही लोगों को। इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, आज का इंटरव्यू हम यही समाप्त करते हैं, आप चल सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज थैंक यू। बैठिए। ये जो अभी आपने कहा ना, ये पिछले बार से ज्यादा अच्छा था। ओके सर। ठीक है, जो फर्स्ट वाला था जी इसको फॉलो करिएगा। देखिए, हमने लगभग सभी पे सही का टिक किया है, कहीं कोई गलती नहीं हुई। हाँ, बस एक जगह गलती हुआ है, इसको सुधार करना है, निश्चित करना है। वो ये है कि बीच बीच में जो आपकी आवाज है ना बहुत तेज चली जाता है, हाँ सर। हाई। तो अब जैसे वो होता है ना, उनको थोड़ा सा कहीं खराब लग सकता है।
औसत रखें, औसत से थोड़ा प्लस रखें। पिछले वाले में आपने लिखा था ऊर्जा कम है, हाँ एग्जैक्टली। फर्स्ट वाले में ऊर्जा ज्यादा थी, भी नंबर बढ़ना था, पिछले वाले में कम हो गई थी। अब मैंने इसको बढ़ाया तो अब वो फिर से बढ़ गई। यहाँ ठीक है, बैलेंसिंग हाँ यहाँ नहीं कम करना, ये ध्यान यह रखें, ठीक थी। यहाँ ठीक है, आज ठीक था वो, एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई सुधार नहीं करना है। बस जब चेयर पे बैठे रहें जी। तब हल्का सा कम रखिएगा, ठीक है। मैंने बच्चों को से क्लास में 2 घंटे पढ़ाया था परसों भी, उससे नेक्स्ट डे मुझे मेरी प्रैक्टिस नहीं कम होनी चाहिए। बहुत अच्छा। पीएचडी में कार्यरत हूँ, क्या बोला आपने? तो पीएचडी पर मैं मतलब पीएचडी हाँ, ठीक है, उसमें पीएचडी ज्यादा में कार्यरत हूँ, कैसे? चल सकता है, उसमें ज्यादा संलग्न हूँ ऐसे। परसुइंग बोल हाँ परसों भी ठीक है। ओवरऑल समझिए कि लगभग ठीक है। सबसे अच्छी बात है ना कि आपका जो क्वेश्चन टैकल करने का जो तरीका है वो बहुत सुधार हुआ है, कि आप प्रयास कर रहे हैं, अंत तक जो है जहां तक आ रहा है बता रहे हैं, यही होगा। और ये मान के आप देने जाइएगा कि आपको सारा उत्तर नहीं आता रहेगा, तो ऐसे ही उनको डील किया जाता है, तो वो ठीक है। इसके अलावा देखिए हमें कोई कमी नहीं निकला है। और अगर ये आवाज वाला बैलेंस है तो ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत गिनते पढ़ते देंगे तो आपको 8 नंबर देंगे, 8, 8.5, 9, इनमें से कोई एक मार्क्स आपके पास रहेगा, ठीक है। कुछ आप जानना चाहेंगे पैनल से? नहीं सर, बस एक बोल्ड वाला, टेम्पो वाला, और एक मेरी जो मेजर कमी थी वो थी, मैं टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा था पिछले दोनों हाँ महीने हाँ से। हाँ, आज उसको भी आपने कर लिया, सीधे रखना। उन्होंने कहा कि 3 पॉइंट बताइए, तो ठीक, यस सर, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तीसरा नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सर तीसरा भी रिकॉल नहीं हो रहा। और सर जैसे आप बोलते भी यहीं पे रुक जाओ, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हो तो मैं वहीं पे हाँ आप रुकना रुको होता है। तुरंत, वो आपने किया भी, इसलिए हमने उसमें कोई गलती नहीं की। पोस्चर था सर, जैसे लास्ट टाइम दोनों बार पोस्चर का था। हाँ वो भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया। पोज उसको कहते हैं, जो गैप वाला था वो भी आपने ठीक रखा है, कि प्रश्न को सुने, उत्तर दें, तो वो सब मतलब ओवरऑल अगर उस आवाज को हम हटा दें, वो भी केवल चेयर वाला, आने जाने पढ़ाने ये नहीं करना, ये तेज ही रखना है। बैठ के जब दे तो उसको औसत तक रखिए, बाकी सब ओके, ठीक है। आज आप आखिरी में मुस्कुराए, वो अच्छा ये लगा। अच्छा था। हाँ क्योंकि उस टाइम जो है ना उन्हें पता चल जाएगा हम मुस्कुराते भी हैं, एक्चुअली सर क्योंकि यहाँ अच्छा गया था, मुझे लग गया था मैं हाँ, अच्छा हाँ, किया, हाँ। इसलिए इसलिए यहाँ मुस्कुराए। का होता है जो लास्ट टाइम जैसे सवाल होते हैं। कॉन्फिडेंस आ हाँ, वो गया। मेंटेन कर। आप उस दिन जो है ना आखिरी तक मान के चलिएगा कि अच्छा जा रहा है। वो लोग सीधा प्रश्न पूछने के लिए बुला ही नहीं रहे हैं, Yes. उल्टा ही पूछेंगे, ये तो ऐसे आप मानते हैं, आप ठीक नहीं मानते, आप क्यों मानते हैं, यही सब करेंगे। आप मान के चलिए सब ठीक चल रहा है, और आखिरी में भी पूरी स्माइल और इसी ऊर्जा के साथ कहिएगा थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ठीक, चलिए फिलहाल आप इसको ले लीजिए, और कहीं दिक्कत लगे तो फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।